डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। आज हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षा के अनुसार, और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। तो देखिए, आइए समझते हैं कि किस तरह से प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है ABC, जिसमें कि PQ आपतित किरण है। जब PQ किरण AB तल पर, प्रिज्म के AB तल पर आपतित होती है, तो ये क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही होती है, यानी वायु से कांच में जा रही होती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो QR अपवर्तित किरण है। फिर दूसरा तल जो है AC है प्रिज्म का, वहां पर फिर से प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरह से हमें RS निर्गत किरण प्राप्त होती है। अब यदि हम इस PQ किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए PQ किरण इस तरह से जाती यदि ये प्रिज्म रास्ते में न होता, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलता है, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो इस तरह से हमें यह पता लग रहा है कि ये निर्गत किरण RS जो है वो आपतित किरण PQ के सापेक्ष इतने कोण से, इस कोण को हम लिख रहे हैं डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। तो आपतित किरण PQ है, अपवर्तित किरण QR है, और निर्गत किरण RS है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच यमो और यनो अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब यमो के बीच कोण बन रहा है आपतन कोण I। अपवर्तित किरण QR और अभिलंब यमो के बीच अपवर्तन कोण बन रहा है R1। फिर ये अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के दूसरे तल पर जो फिर से आपतित हो रही है अंदर की तरफ, तो ये दूसरे तल AC पर आपतन कोण है R2, और इस तरह से निर्गत किरण और अभिलंब NO के बीच बना कोण निर्गत कोण E है। तो हमें यहां यह दिखाई दे रहा है कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में खींची गई रेखा के सापेक्ष डेल्टा कोण से विचलित हो जा रही है। तो निर्गत किरण का विचलन हो रहा है आपतित किरण के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर तल AB और AC जहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, इसी कोण पर झुके हुए हैं, और वो कोण क्या है? A कोण है। इसी कोण A को हम प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। इससे पहले जो है कांच के गुटके के जो तल थे जहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था, वो एक दूसरे के समांतर थे, तो वहां पर निर्गत किरण जो है आपतित किरण की सापेक्ष एक साइड में विस्थापित हो जा रही थी। तो यहां पर क्या हो रही है? निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष विचलित हो रही है, तो यहां पर विचलन कोण बन रहा है। इस पर प्रिज्म पर बेस्ड यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें, तो ऐसा प्रैक्टिकल सिलेबस में है जहां पर हम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ खींचते हैं। हम क्या करते हैं? प्रिज्म को एक ड्राइंग बोर्ड पर रख करके, सफेद पेपर लगा करके, और प्रिज्म को रखते हैं, और अलग अलग आपतन कोण के लिए, अलग अलग आपतन कोण I के लिए हम उससे संगत विचलन कोण ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया आपतन कोण 30 डिग्री लिया, 35 डिग्री लिया, 40 डिग्री लिया, 45, 50, इस तरह से आपतन कोण बदलते जाते हैं, और उससे संगत कोण हमें विचलन कोण प्राप्त करते जाते हैं। और फिर हम विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ जब खींचते हैं
तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ये देखिए, इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपने इसको किया होगा। ये यहां पर कोई कोण है, ये विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम प्राप्त हो रहा है। इस को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा एम। तो किसी विशेष आपतन कोण के लिए इस निर्गत किरण का विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें ये कोण डेल्टा एम प्राप्त होता है। ये किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए ही होता है। तो ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान पहले घटता है और घटते घटते एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद यदि हम आपतन कोण को और बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। यानी विचलन कोण पहले आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटता है और फिर एक न्यूनतम कोण पर पहुंच करके पुनः आपतन कोण के बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। तो इस ग्राफ को हम जो है ध्यान में रखें। कई बार केवल इसी ग्राफ को बनाने को एग्जाम में पूछते हैं कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ग्राफ खींचिए। अब हम इस प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के चित्र यही रहेगा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र। इस सूत्र पर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथा इसका जो डेरिवेशन है वो भी आता है। मतलब इस सूत्र को निकालना भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चित्र आप इसी तरह का बना लेंगे और सबसे पहले हम देखें कि यहां पर देखिए यमो एक अभिलंब है और ये पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो ये विचलन कोण बन रहा है। हम इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारा डी है, ये ई पॉइंट है, तो विचलन कोण बन रहा है डी ई आर बन रहा है। तो इस तरह से हमने मैथ में पढ़ा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? यहां पर शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण यहां पर एक बन रहा है, देखिए पी क्यू एम, कोण पी क्यू एम बराबर है कोण डी क्यू ओ के, कोण डी क्यू ओ के। इसी तरह से एक इधर भी कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो पी क्यू एम जो है हमारा, पी क्यू एम जो है कोण आई है, कोण आई बराबर है डी क्यू ओ को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू आर। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। तो कोण आई बराबर हो जाएगा डी क्यू आर को डी क्यू आर रहने दीजिए और आर क्यू ओ को हमने R1 लिया है। इस तरह से कोण डी क्यू आर बराबर हो गया, इसको इधर भेज दें तो I माइनस R1 हो गया। इधर देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है एन आर एस। कोण एन आर एस का शीर्षाभिमुख कोण है डी आर ओ। एन आर एस जो है वो दीर्घत कोण है और डी आर ओ को हम लिखेंगे डी आर क्यू, कोण डी आर क्यू प्लस कोण क्यू आर ओ।
तो कोण ई बराबर हो जाएगा डी आर क्यू प्लस आर टू। इसका मान डी आर ओ का जो है, देखिए डी आर क्यू प्लस क्यू आर ओ है। क्यू आर ओ का मान जो है वो आर टू है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो कोण डी आर क्यू बराबर हो जाएगा ई माइनस आर टू। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इन दोनों रिजल्ट्स की। तो ये हम चित्र द्वारा हमने ये लिखा है। बाह्य कोण त्रिभुज डी क्यू आर का बाह्य कोण जो कि डेल्टा है बराबर है विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, और वो हो जाएगा डी क्यू आर कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू। बाह्य कोण शेष दो अंतःकोणों के बराबर होता है। अब डी क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली थी आई माइनस आर वन, डी आर क्यू की भी निकाली थी ई माइनस आर टू। आई और ई को पास पास कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। ये डेल्टा का मान हो गया, समीकरण 1 हो गई हमारी। अब देखिए यहां पर ये अभिलंब है, यमो क्या है, अभिलंब है, एनो भी अभिलंब है। तो इसका मतलब ये कोण ए क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण ए आर ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यह विलंब है। तो ए आर ओ 90 डिग्री, ए क्यू ओ 90 डिग्री, ए आर ओ 90 डिग्री। तो इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज कौन है, ए क्यू ओ आर चतुर्भुज के दो जो है विपरीत कोण 90 डिग्री के हो गए, मतलब उनका योग जो है 180 डिग्री है। तो शेष दो कोण जो बच रहे हैं वो कौन है, ए और ओ, इनका योग भी 90 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। अच्छा, अब त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज कौन से लेंगे, अब की क्यू आर ओ, त्रिभुज क्यू आर ओ। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में क्यू आर ओ में तीन जो कोण है, R1 एक कोण है, दूसरा R2 है, तीसरा O है, वो भी 180 डिग्री हो गया। तो इस समीकरण को देखें, कोण A प्लस O 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 डिग्री। तो इसका जो है दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसको हम समीकरण यदि हम 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो समीकरण 2 और 3 से तथा 3 से बायां पक्ष बराबर कर दीजिए। कोण A प्लस कोण O बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस O कोण O। अब कोण O कट गया, तो कोण A बराबर हो गया R1 प्लस R2। ये हमारा रिजल्ट नंबर आया चौथा। इस सूत्र को निकालते समय हमें दिमाग में क्या रखना है कि हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण R के मान निकालने हैं। ये जो समीकरणें आई हैं, ये जो है इनको थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा हमें। देखिए, अभी बात हमने न्यूनतम विचलन की कही है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण क्यू आर होती है वो इस प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R1 ये वाला कोण और बराबर हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा, हमने इसको R के बराबर मान लिया है। और ये जो आपतन कोण है और निर्गत कोण, ये आपस में भी बराबर होंगे। I बराबर हो जाएगा E के। ये हमेशा नहीं होगा, केवल न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर आपतन कोण बराबर निर्गत कोण।
और हम यहां पर डेल्टा को हम डेल्टा एम ले लेंगे। अब इन शर्तों को, इन कंडीशन को समीकरण 1 और 4 में रखेंगे तो हमें कोण आई और आर का मान निकल जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो देखिए समीकरण, पहले हम 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 से डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिखना है तो डेल्टा एम लिख दीजिए, बराबर क्या है, आई और ई की जगह भी आई लिखना है तो वो भी आई लिख दिया, माइनस R1 प्लस R2 की जगह हमें ए लिख देना है क्योंकि R1 प्लस R2 का मान ए है। समीकरण 1 और 4 से हमने ऐसा कर रहे हैं। देखिए तो यहां पर हमने ए लिख दिया, R1 प्लस R2 का मान, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो गया 2i माइनस ए। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसको हम नंबर 5 डाल देते हैं और यहां से हम आई का मान भी निकाल लेते हैं। तो ए को इधर भेजना पड़ेगा, तो देखिए डेल्टा एम प्लस ए बराबर हो जाएगा 2i के, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। ये डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 ये आई का मान हो गया और जो कि हमें निकालना था। अब आर का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे। कोण ए बराबर R1 प्लस R2 है और न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 बराबर R2 बराबर R के होगा। तो यहां पर हम समीकरण 4 की बात करते हैं और समीकरण 4 से ए बराबर हो जाएगा R प्लस R, तो ए बराबर हो गया 2R, तो R बराबर हो गया ए बटे 2। आई का मान आ गया, ये जो है आई का मान है और आर का मान है। अब हम स्नेल लॉ का को अप्लाई करके इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं स्नेल के नियम से। इस अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया गया है। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल का नियम है। आई का मान रख दीजिए, तो साइन आई का मान आया था डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और नीचे क्या है साइन आर है और आर का मान आया था ए बटे 2 साइन ए बटे 2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका निकालना, जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें। अब हम पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र निकालते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, पतला प्रिज्म का मतलब जो प्रिज्म का कोण है वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए। पतले प्रिज्म का मतलब है ए का, प्रिज्म के कोण का मान छोटा होना चाहिए 10 डिग्री से। उस स्थिति में हम जो ये सूत्र आया है उसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे क्योंकि जब ये कोण ए छोटा है तो ये कोण जो है यहाँ पर साइन के अंदर जो ये कोण ही तो हैं, कोण लिखे गए हैं, इनके मान भी बहुत कम होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः यहां लिखिए साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 को हम लिख देंगे, बराबर लिख देंगे डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, यानी साइन को हटा देंगे तो लगभग ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कंडीशन तभी लगती है जब कोण छोटे होते हैं। दूसरा हमारा है साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 को भी हम लगभग ए बटे 2 के बराबर लिख देंगे, साइन को यहां से भी हटा देंगे। ऐसा करने के बाद म्यू का मान क्या हो जाएगा, देखिए म्यू बराबर हो जाएगा, साइन तो हट गया, अब आ गया ऊपर डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 पूरे के बटे ए बटे 2, ये 2 कट जाएगा तो म्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बटे ए। अब इसमें हम तिरछी गुणा करके तिरछी गुणा करिए, म्यू से ए को गुणा हो जाएगा तो म्यू ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए को इधर ले आइए तो म्यू ए
माइनस ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एम के। यहां पर हम ए कॉमन ले लें तो बचेगा म्यू, बचेगा यहाँ एक बच जाएगा, बराबर हो जाएगा डेल्टा एम के। तो ये सूत्र आ गया है विचलन का। ये विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो विचलन कोण का मान किस पे निर्भर कर रहा है? कोण का मान म्यू पर निर्भर कर रहा है, मतलब प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। और दूसरा प्रिज्म के कोण पर निर्भर कर रहा है, प्रिज्म के कोण पर। तो इस तरह से विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। और ये भी हम सूत्र याद रखेंगे क्योंकि इसका भी आगे हम प्रयोग करने वाले हैं। अब हम दूसरी एक इसका गुण है प्रिज्म का, उसको हम देखेंगे। वो क्या है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के इस गुण को हम जो है समझते हैं। क्या है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये देखिए प्रिज्म है, यदि प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाए तो हम देखते हैं कि जो निर्गत किरण है वो उसमें हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। एक सबसे ऊपर लाल रंग और ये बैंगनी वायलेट। तो कौन कौन से 7 रंग बनते हैं? वो हैं, इंग्लिश में इसको विप ग्योर कहते हैं। और हिंदी में जो रंग है पहला, ये बी से मतलब बैंगनी है, इंडिगो जामुनी रंग है, बी नीला है ब्लू, जी हरा है, और वाई मीन्स पीला है येलो है, ऑरेंज नारंगी है, और फिर लाल है। तो जिस तरह से यहाँ पर एक शॉर्ट में नाम याद करने का तरीका लिखा है उसी तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं। सभी के पहले अक्षर ले लीजिए, बै ज बैजानी हा पी ना ला, बैजी बैजानी हा पी ना ला। इससे हम याद रख सकते हैं रंगों के क्रमानुसार नाम। तो बाकी रंग जो है इन्हीं लाल और बैंगनी के बीच में स्थित होंगे। तो प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या है ये? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण सात अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
इसका मतलब है कि जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर के बना है, और जब वो श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से अपवर्तित होगी, अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलेगी, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका कारण जानते हैं कि इसका कारण क्या है कि ये 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये श्वेत प्रकाश जो है जब वायु या निर्वात में चलता है तो सभी कण जो रंग हैं इसके, सभी इसके रंग यानी 7 रंगों की चाल जो है वो समान होती है। तो निर्वात या वायु में श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की चाल एक समान होती है, परंतु जब यही श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म या इसी प्रकार के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इन 7 रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण उस पदार्थ का इन रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अतः ये सभी रंग जो है अलग अलग कोण पर विचलित हो जाते हैं और हमें अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो मेन कारण क्या है? इन रंगों की प्रिज्म के अंदर चाल का अलग अलग होना। श्वेत प्रकाश के सभी घटक रंगों की चाल वायु या निर्वात में समान होती है, परंतु कांच में इन या इसी तरह के दूसरे माध्यम में भी, परंतु कांच में इन सभी रंगों की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जिससे इन रंगों की किरणें अलग अलग कोण पर विचलित हो जाती हैं या होती हैं, जिससे हमें 7 रंगों का एक पैटर्न प्राप्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, हमें किसी पदार्थ के अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध मालूम है। वो क्या है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर होता है प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल बटे, अब अलग अलग रंग होंगे तो हम नीचे लिखेंगे लाल रंग के प्रकाश की कांच में चाल। इससे हमें क्या पता लगेगा? म्यू आर, यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल बटे लाल रंग के प्रकाश की कांच में चाल। इसी तरह से हम म्यू भी निकालेंगे, अन्य सभी रंगों के लिए निकाल सकते हैं क्योंकि चाल अलग अलग है। तो प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल तो ऊपर तो वही रहेगी नीचे, लेकिन जब हम बैंगनी रंग की बात करेंगे, बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की कांच में चाल नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से म्यू आर और म्यू बी और सभी रंगों के लिए
इन अपवर्तनांक का मान, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान अलग अलग आएगा। और ये जो अपवर्तनांक क्या प्रदर्शित करता है कि कोई प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से पास होगा तो ये कितना मुड़ेगा, कितना विचलित होगा, उसको प्रदर्शित करता है। इस म्यू का मान जितना अधिक होगा किसी विशेष रंग के लिए, वो उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। कम होगा तो कम मुड़ेगा। और हमें यह भी याद रहना चाहिए कि प्रकाश का जो लाल रंग है उसकी चाल सबसे अधिक है और बैंगनी रंग की चाल जो है सबसे कम है कांच के अंदर। जो लाल रंग की चाल जो है, लाल रंग की चाल VR जो है सबसे अधिक, अधिकतम है। और दूसरा सबसे लास्ट वाला जो बैंगनी रंग है वो बैंगनी रंग की चाल से। इसी तरह से जो तरंग दैर्घ्य है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा R सबसे ज्यादा होती है और ये लैम्डा B से। लेकिन जो अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक और चाल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यदि किसी प्रकाश की चाल अधिक होगी तो उसका उस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। क्योंकि लाल रंग की चाल सबसे अधिक है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वो कम होगा बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से। तो बैंगनी रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक है वो अधिकतम है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है। लाल रंग का के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम है। इस सूत्र से पता किया जा सकता है, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण जो है लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कम आएगा, तो इसलिए वो कम मुड़ता है। तो ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम है, किसके लिए न्यूनतम है, और ये चाल के आधार पर ही हम निकालते हैं कि क्योंकि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध है। तो ये पूरा डिटेल में जो है कारण हो गया कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो विभिन्न रंगों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है। उसका क्या कारण है और कौन रंग जो है ज्यादा मुड़ता है, कौन रंग कम मुड़ता है, ये भी सब बातें हमने देख ली। क्योंकि जिस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा वो अधिक मुड़ेगा, और जिस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है कम होगा वो कम मुड़ेगा। जैसा कि स्पष्ट है कि म्यू भी बड़ा है म्यू आर से, इसलिए जो बैंगनी रंग है वो अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण को हम इंग्लिश में कहेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन। चित्र देखिए, चित्र से पहले समझिए, ये आपतित श्वेत प्रकाश की किरण है और जब इसका अपवर्तन होगा तो ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगी। ये लाल रंग है, ये बैंगनी रंग है। अब यदि हम इस आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इन निर्गत किरणों को, विभिन्न रंगों की निर्गत किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें इन विभिन्न रंगों का विचलन कोण पता लग जाता है। तो ये कोण जो है हमारा
डेल्टा आर है, लाल रंग का विचलन कोण है, और ये जो है पूरा डेल्टा वी है। और आर और बी के बीच बनने वाला जो कोण है ये वाला, ये थीटा है। इसी को हम कोणीय विचलन कहते हैं, थीटा को। तो ये किन्हीं दो रंगों की किरणों के लिए निकाला जा सकता है थीटा का मान। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से अपवर्तित होता है तो निर्गत किरण में विभिन्न 7 रंगों की किरणें प्राप्त होती हैं। इन रंगों की किरणों लिख सकते हैं, इन रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण कहते हैं। जो थीटा है वही कोणीय विक्षेपण है। तो इसका मान हमने एक सूत्र निकाला था जो था डेल्टा एम बराबर आया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आया था। इसी कोण के आधार पर हम म्यू आर और म्यू वी के मान निकालते हैं। तो म्यू वी बराबर हो जाएगा, सॉरी ये डेल्टा वी का मान हो जाएगा, डेल्टा म्यू नहीं, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा म्यू वी, तो यहां लिखा जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। देखिए यहां पर हमने एम की जगह पर वी लिख दिया है, मतलब ये आ गया है बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान बराबर हो जाएगा म्यू वी, मतलब बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक माइनस 1 गुणा प्रिज्म का कोण। इसी तरह से लाल रंग का विचलन कोण जो है म्यू आर बराबर हो जाएगा, डेल्टा आर बराबर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इन दोनों को घटा दें, इसमें से इसको घटाने पर थीटा मिल जाएगा। देखिए इसमें से, इस कोण में से डेल्टा बी में से डेल्टा आर घटा दें तो हमें थीटा का मान मिल जाएगा, वही कोणीय विक्षेपण है। तो कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो थीटा बराबर हो गया डेल्टा बी का मान जो है म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए ए पूरे में कॉमन ले लीजिए और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 और ब्रैकेट बंद, ए बाहर कर दिया, ये 1 और 1 एक एक कट गया। तो थीटा का मान आ गया, थीटा बराबर आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हो गया कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र। तो कोणीय विक्षेपण का मान जो है इस पे निर्भर कर रहा है, कोणीय विक्षेपण का मान प्रिज्म के पदार्थ पर और प्रिज्म के कोण पर निर्भर कर रहा है। इसी से संबंधित एक और परिभाषा है जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, और वो किसी भी प्राकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता हम यहां पर परिभाषित करेंगे। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।
डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, और हमारा यहां पर ऑप्टिकल मीडियम कांच है। तो इसकी क्या परिभाषा है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तित होता है तो बैंगनी रंग की किरण, बैंगनी तथा लाल रंग की किरण का कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण, ये कौन सी किरण है? पीले रंग की किरण को मध्यवर्ती किरण कहते हैं, पीले रंग। तो मध्यवर्ती किरण के विचलन के अनुपात को उस प्रकाशिक माध्यम, जो कि यहां पर कांच है, कि वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इससे एक हमारा सूत्र निकल करके आएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का, और वो क्या हो जाएगा? कोणीय विक्षेपण ओमेगा बराबर होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विक्षेपण यानी थीटा बटे मध्यवर्ती जो किरण पीले रंग की किरण है उसका विचलन डेल्टा वाई लिखेंगे। थीटा का मान हमें मालूम है, अभी निकाला था, वो है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे इस मध्यवर्ती किरण का विचलन का सूत्र हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये कट गया तो ओमेगा का मान आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। क्योंकि ये अनुपात है, एक जैसी संख्याओं का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं है इसका। और इससे हमें पता लग रहा है कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है उस प्रकाशिक माध्यम का जो पदार्थ है उस पर निर्भर करेगी। जैसे कांच यहां है प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो पदार्थ है उस पर वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करेगी, क्योंकि म्यू बी और म्यू आर और म्यू वाई उसी कांच के अपवर्तनांक हैं विभिन्न रंगों की किरणों के लिए। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब हम एक अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड जो फिनोमेना है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं उसकी बात करते हैं। वो है बरसात के समय इंद्रधनुष का बनना। वो कैसे बनता है उसको आइए समझते हैं, इंद्रधनुष के बारे में डिटेल में जानते हैं। इंद्रधनुष ये अक्सर हमें बरसात के समय दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश, क्योंकि श्वेत प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में स्थित वर्षा की बूंदों पर आपतित होता है तो इसका अपवर्तन
वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण परावर्तन वर्तन होकर हमारी आंख में पहुंचता है, जिससे हमें आकाश में सात रंगों का एक वृत्तखंड दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहां पर जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश, स्वच्छ प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो पड़ेगा, तो ये वर्षा की बूंदें क्या है, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रही हैं, जिससे कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उन बूंदों पर वर्ण विक्षेपण हो रहा है। मतलब वो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो रहा है और फिर पूर्ण परावर्तित होकर के हमारी आंख में पहुंचेगा, जिससे कि हमें जो है आकाश में एक सात रंगों का पैटर्न दिखाई देगा, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष के लिए देखने के लिए निश्चित रूप से क्या होना चाहिए कि प्रकाश जो है हमारे पीछे से आना चाहिए, मतलब सूर्य जो है हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए। सूर्य किधर होना चाहिए? सूर्य दर्शक के पीछे हो। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, सूर्य की किरणें जो हैं बूंदों पर विशेष कोणों पर कह सकते हैं आपतित होनी चाहिए। इसलिए हमें अधिकतर जो इंद्रधनुष सुबह या शाम के समय बरसात होने के बाद ही दिखाई देता है, दोपहर में नहीं। तो हमने ध्यान से यदि देखा होगा तो हमें जो है दो तरह के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। वो क्या है, एक ज्यादा चमकीला होता है, एक कम चमकीला बाहर की तरफ बनता है। तो इस तरह से हमें दो इंद्रधनुष, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है, और इनके जो पैटर्न है, कलर पैटर्न जो हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। ये सूर्य है, प्राथमिक इंद्रधनुष यह इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों के ऊपरी भाग पर आपतित होकर दो बार अपवर्तित तथा एक बार पूर्ण परावर्तित होकर दर्शक की आंख में पहुंचती है, इसमें लाल रंग की किरण
किरण का पृथ्वी से झुकाव, पृथ्वी के तल से झुकाव 42 डिग्री तथा बैंगनी रंग की किरण का पृथ्वी तल से झुकाव जो है 40 डिग्री का होता है। और यह इंद्रधनुष दर्शक की आंख पर 2 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है। तो ये है प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में सभी बातें। अभी चित्र भी बना के दिखाएंगे। अब हम द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष, यह इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों के निचले भाग पर आपतित होकर 2 बार अपवर्तित तथा 2 बार पूर्ण परावर्तित होकर दर्शक की आंख में पहुंचती हैं। तो यहां पर अपवर्तन तो 2 बार ही होगा, लेकिन इसमें 2 बार जो है किरण का पूर्ण परावर्तन होगा वर्षा की बूंद के अंदर। इसमें लाल रंग की किरण पृथ्वी के तल से, लाल रंग की किरण का पृथ्वी तल से झुकाव जो होगा वो होगा 50 डिग्री का, तथा बैंगनी रंग की किरण का पृथ्वी से झुकाव जो होगा वो होगा 53 डिग्री का। यह इंद्रधनुष दर्शक की आंख पर 3 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है। तो अंतर समझ में आ गया होगा। अब चित्र से समझ लीजिए कि ये किस तरह से हमें चित्र को द्वारा समझाना है और बनाना है। तो इसके लिए हम देखिए ले लेते हैं कि ये मान लिया है सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये पृथ्वी का तल है, ये वर्षा की बूंदें हैं। ये पहले हम यहां पर प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करेंगे। तो यहां पर बताया गया है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इन वर्षा की बूंदों के ऊपरी भाग में आपतित होंगी, ये, और इनका इन बूंदों से 2 बार अपवर्तन होगा। एक बार इसके बूंद के अंदर जाते समय अपवर्तन होगा, फिर किरण बूंद के अंदर पूर्ण परावर्तित होगी, नहीं वापस लौटेगी उसी माध्यम से, और निकलते समय फिर इसका अपवर्तन होकर के ये दर्शक की आंख में पहुंच जाएंगी। मतलब ये मान लिया यहां कहीं दर्शक है, तो ये किरणें दर्शक की आंख में पहुंच रही हैं, ये दर्शक की यहां पर आंख है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की जो किरण है उसका पृथ्वी से झुकाव होना चाहिए 42 डिग्री का, ये 42 डिग्री का झुकाव है लाल रंग की। और बैंगनी रंग की किरण जो है उसका झुकाव जो है वो 40 डिग्री का होगा। तो इसमें इस इंद्रधनुष में बाहरी भाग में हमें जो है कैसा रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा बाहर, और बैंगनी रंग जो होगा वो अंदर की तरफ दिखाई देगा, अंदर वाले भाग। तो बाहर की तरफ लाल रंग और अंदर की तरफ बैंगनी रंग, ये प्राथमिक इंद्रधनुष का कलर पैटर्न होगा। अब द्वितीयक का समझिए, यहां भी 2 वर्षा की बूंदें ले लीजिए, ये द्वितीयक का है इंद्रधनुष। जैसा कि बताया गया है कि यहां पर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें बूंदों के निचले भाग पर आपतित होती हैं और इनका 2 बार
अपवर्तन होता है एक बार घुसते समय, और ये किरण इस बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण परावर्तित होगी। एक बार हो गई, अब एक बार और होगी, तो ये 2 बार पूर्ण परावर्तित हो गई, और फिर निकलते समय फिर से अपवर्तन होगा, और ये किरणें जो है दर्शक की आंख में पहुंच जाएंगी। ये यहां पर जो बैंगनी रंग है बाहर की तरफ है, तो बैंगनी रंग की किरण का झुकाव जो है पृथ्वी से कितना होगा, ये वाला झुकाव ये होगा 53 डिग्री का, और जो लाल रंग है उसका झुकाव 50 डिग्री होगा। ये कोण 50 है, ये वाला 50 डिग्री। तो इसमें जो है इस इंद्रधनुष में क्या होगा कि बाहर की तरफ जो है बाहरी भाग में बैंगनी रंग होगा, और अंदर वाले भाग में लाल रंग होगा। तो कलर पैटर्न बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। ये अधिक चमकीला है, मुख्य यही है, ये अधिक चमकीला है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो कम चमकीला है। तो इस तरह से अब की बार आप लोग देखें कि द्वितीयक इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। कई बार जो है हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो कम चमकीला होता है, तो उसको ध्यान से देखने पर हमें दिखाई दे जाता है। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। आज हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षा के अनुसार, और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। तो देखिए, आइए समझते हैं कि किस तरह से प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो यहां पर मैंने एक चित्र बना रखा है। ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है ABC, जिसमें कि PQ आपतित किरण है। जब PQ किरण AB तल पर, प्रिज्म के AB तल पर आपतित होती है, तो ये क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही होती है, यानी वायु से कांच में जा रही होती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो QR अपवर्तित किरण है। फिर दूसरा तल जो है AC है प्रिज्म का, वहां पर फिर से प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरह से हमें RS निर्गत किरण प्राप्त होती है। अब यदि हम इस PQ किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए PQ किरण इस तरह से जाती यदि ये प्रिज्म रास्ते में न होता, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलता है, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो इस तरह से हमें यह पता लग रहा है कि ये निर्गत किरण RS जो है वो आपतित किरण PQ के सापेक्ष इतने कोण से, इस कोण को हम लिख रहे हैं डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। तो आपतित किरण PQ है, अपवर्तित किरण QR है, और निर्गत किरण RS है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच यमो और यनो अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब यमो के बीच कोण बन रहा है आपतन कोण I। अपवर्तित किरण QR और अभिलंब यमो के बीच अपवर्तन कोण बन रहा है R1। फिर ये अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के दूसरे तल पर जो फिर से आपतित हो रही है अंदर की तरफ, तो ये दूसरे तल AC पर आपतन कोण है R2, और इस तरह से निर्गत किरण और अभिलंब NO के बीच बना कोण निर्गत कोण E है। तो हमें यहां यह दिखाई दे रहा है कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में खींची गई रेखा के सापेक्ष डेल्टा
कोण से विचलित हो जा रही है। तो निर्गत किरण का विचलन हो रहा है आपतित किरण के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर तल AB और AC जहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, किसी कोण पर झुके हुए हैं और वो कोण क्या है, A कोण है। इसी कोण A को हम प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। इससे पहले जो है कांच के गुटके के जो तल थे जहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था वो एक दूसरे के समांतर थे, तो वहां पर निर्गत किरण जो है आपतित किरण की सापेक्ष एक साइड में विस्थापित हो जा रही थी। तो यहां पर क्या हो रही है, निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष विचलित हो रही है, तो यहां पर विचलन कोण बन रहा है। इस पर प्रिज्म पर बेस्ड यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ऐसा प्रैक्टिकल सिलेबस में है जहां पर हम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ खींचते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिज्म को एक ड्राइंग बोर्ड पर रख करके सफेद पेपर लगा करके और प्रिज्म को रखते हैं और अलग अलग आपतन कोण के लिए, अलग अलग आपतन कोण आई के लिए हम उससे संगत विचलन कोण ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया आपतन कोण 30 डिग्री लिया, 35 डिग्री लिया, 40 डिग्री लिया, 45, 50, इस तरह से आपतन कोण बदलते जाते हैं और उससे संगत कोण हमें विचलन कोण प्राप्त करते जाते हैं। और फिर हम विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ जब खींचते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ये देखिए इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपने इसको किया होगा। ये यहां पर कोई कोण है, ये विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम प्राप्त हो रहा है। इस को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। तो किसी विशेष आपतन कोण के लिए इस निर्गत किरण का विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें ये कोण डेल्टा एम प्राप्त होता है। ये किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए ही होता है। तो ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान पहले घटता है और घटते घटते एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद यदि हम आपतन कोण को और बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। यानी विचलन कोण पहले आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटता है और फिर एक न्यूनतम कोण पर पहुंच करके पुनः आपतन कोण के बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। तो इस ग्राफ को हम जो है ध्यान में रखें। कई बार केवल इसी ग्राफ को बनाने को एग्जाम में पूछते हैं कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ग्राफ खींचिए। अब हम इस प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के चित्र यही रहेगा। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र। इस सूत्र पर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथा इसका जो डेरिवेशन है वो भी आता है। मतलब इस सूत्र को निकालना भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चित्र आप इसी तरह का बना लेंगे और सबसे पहले हम देखें कि यहां पर देखिए यमो एक अभिलंब है और ये पी क्यू को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो ये विचलन कोण बन रहा है। हम इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारा डी है, ये ई पॉइंट है, तो विचलन कोण बन रहा है डी ई आर बन रहा है। तो इस तरह से हमने मैथ में पढ़ा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं यहां पर,
शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण यहां पर एक बन रहा है, देखिए पी क्यू एम, कोण पी क्यू एम बराबर है कोण डी क्यू ओ के, कोण डी क्यू ओ के। इसी तरह से एक इधर भी कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो पी क्यू एम जो है हमारा, पी क्यू एम जो है कोण आई है, कोण आई बराबर है डी क्यू ओ को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू आर, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। तो कोण आई बराबर हो जाएगा डी क्यू आर को डी क्यू आर रहने दीजिए, और आर क्यू ओ को हमने R1 लिया है। इस तरह से कोण डी क्यू आर बराबर हो गया, इसको इधर भेज दें तो I माइनस R1 हो गया। इधर देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है एन आर एस, कोण एन आर एस का शीर्षाभिमुख कोण है डी आर ओ। एनआरएस जो है वो दीर्घत कोण है, और डी आर ओ को हम लिखेंगे डी आर क्यू, कोण डी आर क्यू प्लस कोण क्यू आर ओ। तो कोण ई बराबर हो जाएगा डी आर क्यू प्लस आर टू। इसका मान डी आर ओ का जो है, देखिए डी आर क्यू प्लस क्यू आर ओ है, क्यू आर ओ का मान जो है वो R2 है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो कोण डी आर क्यू बराबर हो जाएगा E माइनस R2। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इन दोनों रिजल्ट्स की। तो ये हम चित्र द्वारा हमने ये लिखा है। बाह्य कोण त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर का बाह्य कोण जो कि डेल्टा है बराबर है विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, और वो हो जाएगा डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू। बाह्य कोण शेष दो अंतःकोणों के बराबर होता है। अब डी क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली थी I माइनस R1, डी आर क्यू की भी निकाली थी E माइनस R2। I और E को पास पास कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ये डेल्टा का मान हो गया, समीकरण 1 हो गई हमारी। अब देखिए यहां पर ये अभिलंब है, यमो क्या है, अभिलंब है, एनो भी अभिलंब है। तो इसका मतलब ये कोण ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ बराबर हो जाएगा कोण ए आर ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यह अभिलंब है। तो ए आर ओ 90 डिग्री, ए क्यू ओ 90 डिग्री, ए आर ओ 90 डिग्री। तो इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज कौन है, ए क्यू ओ आर चतुर्भुज के दो जो है विपरीत कोण 90 डिग्री के हो गए, मतलब उनका योग जो है 180 डिग्री है। तो शेष दो कोण जो बच रहे हैं वो कौन है, ए और ओ, इनका योग भी 90 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। अच्छा, अब त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन से लेंगे आपकी, क्यू आर ओ, त्रिभुज क्यू आर ओ। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में क्यू आर ओ में तीन जो कोण है, R1 एक कोण है, दूसरा R2 है, तीसरा O है, वो भी 180 डिग्री हो गया। तो इस समीकरण को देखें, कोण A प्लस O 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 डिग्री। तो इसका जो है दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसको हम समीकरण यदि हम 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो समीकरण 2 और 3 से
तथा 3 से बायां पक्ष बराबर कर दीजिए। कोण A प्लस कोण O बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस O कोण O। अब कोण O कट गया तो कोण A बराबर हो गया R1 प्लस R2। ये हमारा रिजल्ट नंबर आया चौथा। इस सूत्र को निकालते समय हमें दिमाग में क्या रखना है कि हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण R के मान निकालने हैं। ये जो समीकरण आई हैं ये जो है इनको थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा हमें। देखिए अभी बात हमने न्यूनतम विचलन की कही है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति